आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। प्राइम डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश में चुनावी माहौल अपने चरम पर है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिरी चरण के मतदान में क्या कुछ होता है। कुल मिलाकर माहौल काफ़ी गर्म है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की दिलचस्पी भी इस बात में है कि आखिरी चरण के इस दौर में क्या कुछ होने वाला है। आखिरी चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल 7वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। देश के 57 और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान संपन्न हो जाएगा और फिर आपको और हम सबको 4 जून यानी मतगणना का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सातों चरणों के चुनावी मंचों से दिखाई गई ताकत का आकलन 4 जून को हम आप करेंगे कि आखिर किस दल के दावों पर जनता ने यकीन किया और किसे रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, इस बीच 7वें चरण को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन पूरे दमखम से जनता के बीच नजर आ रही है। खासकर इस आखिरी चरण में जहां पंजाब पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों का सियासी मुकाबला कम दिलचस्प नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले आम सभा चुनाव में 57 सीटों में से एनडीए को 32 सीटों और अकेले बीजेपी को 25 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस को महज 8 और यूपीए की अगर बात की जाए, जो अब इंडिया गठबंधन में तब्दील हो चुका है, 9 सीटें ही हासिल हुई थी। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 13 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट बहुजन समाज पार्टी और 2 सीट अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को हासिल हुआ था। हालांकि इस बात मामला बहुत कुछ बदला हुआ है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल साथ साथ चुनावी मैदान में थे, तो वहीं इस बार समाजवादी पार्टी केवल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। जहां तक बात की जाए पूर्वांचल की, तो निश्चित तौर पर इस सूबे का सबसे सियासी रूप से सक्रिय हिस्सा माना जाता है और इसे भेदने वाले सियासी दल को अमूमन दिल्ली की गद्दी मिलती रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल इन सीटों पर जिस तरह से राहुल, अखिलेश, प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है, जिस तरह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के दोनों डिप्टी सीएम समेत दर्जनों मंत्रियों ने चुनाव प्रचार कर मुद्दों को धार दिया है, मुकाबला बेहद टक्कर वाला बन गया है। आज आखिरी रण के इसी माहौल, सियासी दलों के दावों और बयानों को लेकर हम एक बेहतरीन पैनल के साथ चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन सुनेंगे पहले कुछ सियासी बयान, फिर चलेंगे चर्चा पर। वोट बेकार होने देना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि जिसकी दिल्ली में सरकार बन रही है उसी को वोट देंगे। सही है ना? सही है ना? साथियों, आपने बीजेडी को 25 साल दिए, 25 साल, लेकिन उसने विकास के नाम पर आपके साथ विश्वासघात किया। अब हमारे आपके संकट के दिन खत्म होने जा रहे हैं। संकट के दिनों के लिए केवल 1 हफ्ता बचा है। 4 जून को परिणाम दूसरा आने वाला है। 4 जून को परिवर्तन का परिणाम आने वाला है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहकर जाता हूं, मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6ठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण। तो सुना आपने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के दौरे पर थे और अंतिम चरण के यानी 7वें चरण के चुनाव प्रचार में पूरे दमखम के साथ हैं। अखिलेश यादव का भी बयान सुना। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन भी इस रण में पूरे दमखम के साथ सामने नजर आ रही है। अमित शाह जी ने एक बार फिर दावा किया है कि 5वें चरण में ही मोदी जी 310 पार हो चुके हैं
और छठा और सातवां चरण मिला करके 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं साइकिल को हाथ ने बड़ी मजबूती से पकड़ा है, 4 जून को मोदी जी का टाटा बाय बाय हो जाएगा। तेजस्वी यादव का भी बयान मैं सुन रहा था, वो भी कहते हैं जनता बीजेपी को हटा रही है फटाफट, यानी सटासट खटाखट और फटाफट का मामला अभी भी सियासी मंचों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी मुकाबला दिलचस्प है। हालांकि निश्चित तौर पर 7 चरणों का ये जो चुनाव हुआ, एक के बाद एक सियासी मंच से तमाम तरह के बयान, तमाम तरह के माहौल देखने को मिले। हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल जुड़ गया है, हम इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे प्रशांत राठौर जी का। आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आरपी राजन समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित दीक्षित जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जिनके सियासत पर बहुत पैनी निगाहें होती हैं, रजा रिजवी साहब भी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके जरिए हम चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रजा साहब, चूँकि हमारी चर्चा का ये नियम होता है कि सबसे पहले मैं जो वरिष्ठ पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनसे ही मैं आकलन लेता हूँ कि क्या कुछ, चूँकि ग्राउंड जीरो से आप हो करके लौटे हैं पूर्वांचल के। 13 सीट, मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। हालांकि 2019 की बात की जाए तो बीजेपी के लिए एक चुनौती है कि वो उन सीटों को दोहरा सके, यानी अपने सहयोगी के साथ अगर बात कर ली जाए तो 13 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 2 केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ थी, जो उस वक्त समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ताकत से चुनाव लड़ी थी। घोसी और गाजीपुर की मैं बात कर रहा हूँ। इस बार किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप वहाँ से लौटे हैं? देखिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत शानदार तरीके से चल रहा है और राजनीतिक पार्टियां इसमें चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बहुत मजबूती से जो है सब चुनाव में डटे हुए हैं। लेकिन इसमें आम जनता जो मतकर्मी हैं, जिनको वोट देना है, वो बहुत साइलेंट मोड में रहा है। ये सब जान रहे हैं, विपक्ष के लोग भी जान रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग भी जान रहे हैं, क्योंकि कोई एक माहौल या कोई एक हवा बयार ये बिल्कुल पूरे चुनाव में कहीं दिखा ही नहीं। अब 7वां चरण का जो चुनाव है 1 जून का, ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है, ये जो 13 सीटें हैं इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें 2 जो घटक हैं गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। एक गठबंधन अनुप्रिया पटेल का तो जो शुरू से जुड़ा था 2014 से, तो वो आज तक जुड़ा रहा। लेकिन एक गठबंधन जो है जो अपना दल का था अनुप्रिया का, और एक गठबंधन जो राजभर का सुहेल देव पार्टी है, वो गठबंधन में जुड़ी भी बीजेपी के साथ, फिर हटी भी, फिर आई। तो ये 2 जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है मिर्जापुर से और घोसी से। अब आप देख लीजिए 13 जो सीटें हैं इसमें 10 जो है आप समझिए कि वो बीजेपी के पास थी, 2 बीएसपी के पास थी, 1 अनुप्रिया पटेल जनता जो अपना दल के पास थी। आप समझिए ये महाराजगंज, गोरखपुर, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज। और सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव में 1 जून वाला हो रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी एरिया है गोरखपुर, और भारत के प्रधानमंत्री का एरिया भी है जी, आप समझिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखिए कि जो मिर्जापुर का चुनाव है जी, मिर्जापुर का चुनाव 2014 में और 2019 में अपना दल की अनुप्रिया पटेल जीती थी। 2019 में उनको जो वोट मिला था वो 5,91,564 जी, और जीती थी वो आप समझिए राजन जी 2,32,008 वोट से जी। वहीं सपा के जो है रामचरितन निषाद जी लड़े थे, वो 3,62,556 वोट पाए थे। और ललितेश त्रिपाठी कांग्रेस से लड़े थे। ललितेश त्रिपाठी अभी भदोही से लड़े हैं, आपको पता होगा, टीएमसी से जी जी, लेकिन मिर्जापुर से लड़े थे ये कांग्रेस से। तो इनको 91,501 वोट मिला था। और बड़ी बात राजन जी इसमें है कि मिर्जापुर बिल्कुल आप समझिए बॉर्डर का जिला है, वहां नोटा भी दब गया। 15,353 लोग जो है वो नोटा दबा दिए, आप समझिए। रमेश बिंद के आने से क्या ये मुकाबला और दिलचस्प हो गया? अब आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो गया कि अनुप्रिया पटेल को बीजेपी ने फिर मतलब जो अपना दल गठबंधन में उसको वहां से उतार दिया, और उसके साथ रमेश बिंद को जब टिकट वहां से नहीं मिला जहां से वो एमपी थे, तो भारतीय जनता वो समाजवादी पार्टी ने बड़ी समझदारी से
रमेश बिंदु को सपा में शामिल करा करके उनको टिकट दे दिया। तो मिर्जापुर ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां 2019 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 लड़ रहे हैं, आमने सामने हैं। अनुप्रिया पटेल भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और रमेश बिंद भी हैं, और वहां मनीष तिवारी को उतार दिया है बसपा ने। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है। जी प्रशांत जी, भाई आपके सामने चुनौतियां हैं। 2019 का जो परिणाम आया था उसको दोहराने की। इंडिया गठबंधन भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। ऐसे में क्या लग रहा है, आखिरी चरण के इस जंग में आप कितने कामयाब होते नजर आ रहे हैं? लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव, हर चुनाव को चुनौती लड़ती है और उस पर काम करती है। कोई भी चुनाव को हम नहीं समझते, ना ऐसा भी नहीं कि हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो लोकसभा चुनाव तो हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देखिए, ये आपने जैसे कि बताया कि ये 13 सीटों पर जो लोकसभा का चुनाव 1 तारीख को होना है, उनमें से 2019 में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की 11 सीटें जीती थी, जिसमें से 9 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2 अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर से और रॉबर्ट्सगंज जीती थी। रही गाजीपुर और घोसी, अब जो घोसी का समीकरण है और गाजीपुर का समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हम निश्चित ही ये 2 सीटें भी 13 सीटों 13 की 13 पूरी सीटें जीतेंगे और ये दो सीटें उसमें बढ़ेंगी। अभी हमारे जो बलिया की सीट है वहां पर एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता की आवाज बढ़ाई जाए, उन्होंने नारद राज जी ने भी भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई है और ज्वाइन किया है। उनके आने से भी आसपास के क्षेत्र में काफी समर्थन भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। इसलिए हमें इस 13वें चरण में कोई बहुत चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझती और किसी भी चरण को। प्रशांत जी, घोसी को लेकर के एक अपडेट कर दे। आज ही खबर आई है कि वहां पे करीब दर्जन भर जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी के साथ वो चले गए हैं। देखिए, जो अब ओम प्रकाश राजभर जी की बात है, उसमें वही एक चेहरा है, वही पार्टी है, वही कार्यकर्ता है। तो उनके साथ लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन जो वोट मिलता है वो उनके नाम पे मिलता है और उनके समाज का वोट उनके नाम से ही जाता है। कार्यकर्ता आते हैं और जुड़ जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, यह सभी पार्टियों के साथ होता रहता है। इसमें कोई ऐसा विचलित होने वाली बात नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी के बड़े संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, लेकिन उससे जनबल तो बढ़ता है, लेकिन नेता और कार्यकर्ता में ये फर्क होता है कि भाई नेता कार्यकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार जिधर चाहता है उधर चला जाता है, नेता भी वैसे ही करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है सुभाषपा के, मुझे लगता है, आधार पर। जी चलिए मोहित जी, भाई पूरे दमखम के साथ आप लोग इस 13 सीट पर डटे हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब प्रियंका, राहुल, अखिलेश यादव रोड शो करते नजर आए, साझा जनसभाओं को संबोधित भी किया। फतह की ओर कितना आप बढ़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो बोलती है कि कोई चुनौती नहीं है आप लोगों की ओर से। संजय भैया, पहले तो नमस्कार आपको और हमारे सारे पैनलिस्ट को जो बैठे हुए साथ में। आज जो हमारी समर थी 2024 की, उसकी आखिरी बेला आई है, आखिरी चरण का चुनाव बाकी रह गया है। और आज परिस्थितियां ये रही, पूरे चुनाव की मद्देनजर में बात करूंगा, उत्तर प्रदेश का परिप्रेक्ष्य ले ले या देश का परिप्रेक्ष्य ले ले, भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पाई कि जनता का रुझान क्या है। वो चुनाव को पहले चरण से मैं शुरुआत करूंगा, उसके बाद मंगलसूत्र, भैंस और गाय को लेते लेते अंत में महात्मा, परमात्मा और महात्मा में भी नरेंद्र मोदी जी आ ही गए। तो आज नरेंद्र मोदी की विफलताएं जब उनको सर चढ़ के बोली, इस सरकार में 5 साल की बोलूं या 10 साल की बोलूं, जब युवा और किसान, महिलाओं को एड्रेस नहीं कर पाए अपनी जो कुशासन की नीतियों से रही, तो उन्होंने चुनाव को वही जोड़ तोड़ वही कर। तो आज कहीं ना कहीं स्थितियां ये रही, देश की जनता पूरी तरीके से मूड बना चुकी थी कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को निकालना है, और उनको कन्विंस लगातार 7वें चरण पे नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाए। तो आज जो 7वां चरण बचा है, मैं फिर से एक बार कहूंगा, ये नरेंद्र मोदी जी की सत्ता की जो अभी तक थी उसकी ताबूत में आखिरी कील गाड़ते हुए निस्तर नाबूद करेगी और उनको सत्ता से बेदखल करेगी।
पूर्वांचल की 13 सीटों की बात करूं तो आज उन 13 सीटों पर स्थितियां ये है कि आज जो दलित वोट है वो मायावती जी के जिस तरीके से इन्होंने राजनीतिक हत्या करी भारतीय जनता पार्टी की, उससे बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने एक उनके मसीहा जो मानते थे उनको इस तरीके से कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश करी। तो आज सारा जो विक्षोभ में आकर के इंडिया गठबंधन के साथ वो दलित जा रहा है। आज सामाजिक गणित को बैठाते हुए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के टिकट बांटे, क्या मिर्जापुर की बात अभी आप कर रहे हैं उसको लेकर के, आज स्थितियां ये बनती जा रही है कि सारे सामाजिक समीकरण जिनको कहीं ना कहीं बिगाड़ने की लगातार कोशिश 10 साल में नरेंद्र मोदी की शासन ने बंटवारे की राजनीति के अनुसार की, तो आज बनारस की स्थिति बनती जा रही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंदू वर्ग के सारी जातियां कहीं ना कहीं विरोध में खड़ी हुई है। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं मोहित जी, एक सवाल ले लेते हैं। जो आपने कहा कि मायावती की राजनीतिक हत्या बीजेपी ने की, मायावती जी आप लोगों से भी तो कई बार बात कर चुकी थी, आप लोग कम से कम राजनीतिक हत्या करने से रोक लेते उनको। ठीक है, हमारी बात हो या आपकी बात हो, आज जन जन जान रहा है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि मायावती जी किस तरीके से जो एक प्रखर मुद्रा में निकल करके अपनी राजनीति करती है, किस तरीके से वो बैकफुट पर गई। तो उनके मतदाताओं ने देखा किस तरीके से बैकफुट पे जाने का कारण आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जमीन पर रहने वाला मतदाता भी जानता है। वो कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं एक समर्थन भी रखता था नरेंद्र मोदी का, वो भी मायावती जी को इस तरीके से दबाने के कारण उनसे दूर हुआ। वो इंडिया गठबंधन में जब जुड़ता है तो इंडिया गठबंधन की ताकत बहुत मजबूती से निकल के आती है। आज उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक सीट भी आज भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि मैं इस सीट पर बिल्कुल जीत रहा हूँ, और वहां पर जाकर के आप राजनीतिक समीकरण देख लें तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं या तो कांटे का संघर्ष होगा या तो इंडिया गठबंधन उस सीट पर जीत रहा होगा। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सीट नहीं है जिसमें दावे के साथ कह सके कि वो जीत रही है। ठीक है, आपकी बात आ गई। अब पहले चरण में जरा आपके सहयोगी आरपी राजन को शामिल कर लें और संविधान को जिस तरीके से डायल्यूट करने की लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, आपकी बात आ गई। लोग निकले और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। ठीक है, आरपी राजन साहब, भाई दावा तो तमाम तरह का है, लेकिन 2019 में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बार आप लोगों को क्या माहौल नज़र आ रहा है? क्या आप लोग जो ताकत लगा रहे हैं सियासी मंचों से, उसमें कामयाबी मिलेगी क्या? देखिए संजय, बात ताकत लगाने की सियासी हम लगातार सियासी मंचों के साथ साथ बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव घर घर पांव चल करके हम लोगों से जुड़े हुए, हम बराबर मोहित जी का फ्रेम ठीक किया जाए, हम लोगों से जुड़ रहे हैं, पहले से जुड़े हुए। उसी का नतीजा है कि आप देखते हैं कि आदरणीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी जहाँ जाते हैं किस तरीके से लोगों के हुजूम उनके पीछे, क्योंकि हम जनता से जुड़े हैं, जनता के मुद्दों को बराबर उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों के लिए ही बराबर हम खड़े रहते हैं। चाहे कोरोना काल की विजिट कर रही हो, चाहे जब ऐसी आवश्यकता हमारे कार्यकर्ता को होती है, हमारा एक नेता कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहता है। हम जनता के मुद्दों की बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। 19 के चुनाव में, इस चुनाव में बहुत अंतर है राजन जी, क्योंकि आपने देखा जो 14 में उन्होंने वादे किए, फिर 19 में लेकर के आए, लोगों को एक लगा टाइम है, चलो ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें एक टर्म और चाहिए। 10 साल एक देश में काम करने के लिए 10 साल बहुत पर्याप्त समय होता है सत्ता के लिए, सरकार के लिए। लेकिन क्या आज भारतीय जनता पार्टी किसी एक मुद्दे पर बात करना चाहती है? क्या महंगाई पर बात करती है, कि बेरोजगारी पर बात करती है, कि भ्रष्टाचार पर बात करती है? जिन भ्रष्टाचारों को उजागर करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जिनको उजागर किया उन्हीं को अपने दल में लेकर के वॉशिंग मशीन में धुल करके अपने साथ शामिल कर लेते हैं लोग। तो ये लोग जनता देख रही है। महंगाई का तो ये आलम है कि सरसों का तेल 50 रुपए के पाव बिक रहा, 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है। गैस सिलेंडर के दाम जो 300 का गैस सिलेंडर संजय जी था, तो उस समय
यही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी अपने सर पर रख करके सिलेंडर जो है और माननीय प्रधानमंत्री जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को, मनमोहन सिंह जी को चोरी भेजने का काम करती थी। और आप तो सदन में हैं, हमें नहीं कहना चाहिए, हम उस संस्कार के नहीं हैं, नहीं कह सकते, लेकिन आप तो सदन में, क्या आज चोरी जिस नहीं कर सकती सदन में, वही मौजूद है, तब तो सदन में भी नहीं थी। तो इस तरह के जिस तरह के लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इंडिया पूरी तरीके से जनता के मुद्दों के साथ हम लोग बराबर लड़ रहे हैं, जनता हमारे साथ है। और आप देखेंगे कि आगामी 4 तारीख को सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इनके जो अच्छे दिन थे संजय जी, अच्छे दिन जाने वाले हैं और सच्चे दिन आने वाले हैं। एक प्रत्येक महिला को, घर की प्रत्येक बड़ी महिला को, प्रत्येक परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया मिलेगा। बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, उसी के तहत आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बेरोजगारों के लिए स्कीम लाई है कि उनको अप्रेंटिस करा करके अप्रेंटिस करने वाले बच्चों को हम छात्रवृत्ति देंगे, हम पैसा देंगे, उसी के तहत बेरोजगार युवा। आप इसी उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए संजय जी, तो 21 भर्ती आदरणीय जो है योगी आदित्यनाथ जी ने निकाली, 23 भर्ती, 23 भर्ती जिनका गजट हुआ। 23 भर्तियों में से 19 भर्तियों में पर्चे लीक हो गए। आपके आरोपों का जवाब लीक होने के बाद क्या कार्रवाई हुई? उनपे जो संगठित अपराध, जो रोडें बनी, रोडों को नाखून से लोग उखाड़ दे रहे, तो ये कौन सा अपराध? जो संगठित अपराध, जिस गड्ढा मुक्ति की बात करते थे माननीय मुखर्जी जी, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, रोडों को पैर से मार करके उखाड़ देने वाले लोग, और जो राजभर जी पैर से विधायक जी मार देते थे, आज इनके साथ बैठे हुए। तो जनता जान रही है कि कौन मुद्दों के बात कर रहा है, कौन हमारे साथ दुख में खड़ा होने वाला है। संजय जी, जनता 19 साल मतदान कर रही है और इंडिया की सरकार बनने जा रही है। ठीक है प्रशांत जी, भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दे दीजिए, फिर रजा रिजवी साहब के पास चलेंगे विश्लेषण के लिए। मैं अपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों मित्रों को बताना चाहूंगा कि देखिए, अब अंतिम चरण का मतदान 1 तारीख को होने वाला है। कल चुनाव आवाज कम आ रही, मैं चाहूंगा कि आवाज ठीक कर दी जाए आरपी राजन जी की। कोई आवश्यकता नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। कम से कम इतना आप स्पेस बना के रखिए कि 4 तारीख को आप इस टीवी चैनल पे जो अपनी बातें कहे उन पर कम से कम फेस कर सकते हैं। इस तरीके की बड़बोली बातें कि 79 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आ रही है और हम जीत रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, ये सब कहाँ? आप धरातल की बात करिए। धरातल की सच्चाई ये है कि आप कहीं पर भी जनता को ये बताने में कामयाब नहीं रहे, आप ये नहीं बता पाए कि हम कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये असफलताएं थी, भारतीय जनता पार्टी ने ये काम नहीं किए। पूरे इंडिया में आप देख लीजिए, जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं राजन जी, आप सबसे कंजर्वेटिव अगर विश्लेषण देखें योगेंद्र यादव का, जो प्रखर रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, विश्लेषक नहीं है वो भी आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत डैमेज हो रहा है और बीजेपी गठबंधन को 250 से 270 सीटें मिल रही है। अरे तो भाई, उनको ये भी पता होना चाहिए कि 272 ही सीटें तो चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन ये हम उनका विरोध का आंकड़ा मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो लक्ष्य तय किया है उस पर जाएगी। और भाई साहब हमारे बात कर रहे थे कि नाखूनों से सड़क उखाड़े, कहीं आके जरा एक एग्जाम्पल हमको दें। लखनऊ में आए, हम भी लखनऊ में हैं, वो भी लखनऊ में ही होंगे, आए जरा नाखूनों से सड़क उखाड़ के दिखा दें हमको। दरअसल प्रशांत जी, जो आरपी राजन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो हमने भी देखा था, वो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पेन से एक आदमी जो है वो सड़क उखाड़ करके दिखा रहा है, उसका वो जिक्र कर रहे थे। फिलहाल ठीक है, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इशारा हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो जाहिर सी बात है ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रजा रिजवी साहब के पास चलेंगे। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।
गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए चर्चा पर हम फिर लौटते हैं। रजा साहब, अभी सुन रहे थे आप, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या समाजवादी पार्टी की बात की जाए, दावा मंच से भी है और इस डिबेट में भी दावा कम नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि दो बयान बहुत चर्चा में चल रहे हैं। एक तरफ तो अमित शाह कह रहे हैं कि 5वें चरण में ही मोदी जी को 310 सीट मिल चुकी है और 6ठे और 7वें चरण में ये 400 पार हो जाएगा। अखिलेश यादव को आपने सुना, वो कह रहे थे कि 4 जून को अच्छे दिन आ जाएंगे हमारे आपके। और राहुल गांधी अक्सर मंच से कहते हैं कि लिख करके हमसे ले लो कि इस बार 4 जून को बदलाव होगा और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस पर आपका विश्लेषण चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, और जो विपक्ष का अपना गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो जाहिर सी बात है उनके नेताओं का, क्योंकि वो पूरे देश में टहल रहे हैं। ऐसा है नहीं कि वो खाली उत्तर प्रदेश में ही आ रहे हैं, वो हर राज्य में, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जो है वो जो हर स्टेट में वो जा रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो। तो हर स्टेट में जाने के बाद मंच से जब नेता बोलता है और जब सामने पब्लिक खड़ी होती है, तो जो नेता बोलने वाला है वो आंकलन लगा लेता है कि ये जो जनता है, जनता हमारी आवाज़ को कितने प्यार से ले रही है और हमारी बात को ठीक से सुन रही कि नहीं सुन रही है, और उन बातों का वो जवाब दे रही कि नहीं दे रही है जी। तो उससे नेता अपना आंकलन लगाता है कि नहीं भाई, हमारा प्रचार बड़ा अच्छा रहा, हमने जो आम जनता को बातें कही हैं वो आम जनता ने उस बात को सुना है और सुनने के बाद उसका जवाब भी दिया है। क्योंकि जब नारे लगवाए जाते हैं कोई, तो उस नारे के आधार पर ही वो खड़ा हुआ लीडर ये एहसास कर लेता है कि जो आम जनता हमारी बात को सुन रही है उसमें कितने प्रतिशत लोगों ने उस नारे का जवाब दिया। भारत माता की जय, ये जैसे भी नारे, जो भी नारे लगते हों, एकता के नारे, जो भी नारे लगते हों राजनीतिक, तो उसका जवाब कितने तरीके से आता है, तो वो समझ जाता है कि हम जीत रहे हैं। तो अगर ये नेता कह रहे हैं कि हम जो है, हमारी जो है वो 5वें चरण तक 310 सीटें हो गई हैं, हम सरकार बनाने के वो हो गए, अब जो हम 400 के पार अमित शाह ने कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ देखा होगा। अखिलेश ने तो अभी इसमें ताज होटल में खरगे जी आए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद था। अखिलेश ने साफ कहा कि पूछा पत्रकार ने कि भाई कितनी सीटें आ रही हैं आपकी, तो उन्होंने कहा भाई 79 सीटें आ रही हैं, एक सीट जो है वो फाइट है। तो उनका ये कहना था कि साहब एक बनारस वाली सीट जो है वो फाइट में है और हम 79 सीट जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब हम 80 के 80 सीट जीत रहे हैं यहाँ से, तो भाई उनका आंकलन है कि 80 के 80 सीट जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस से लोगों ने कुरेदा बहुत कि साहब कितनी सीट आ रही है, कितनी सीटें आ रही हैं आपकी। तो कई उनके प्रवक्ता ने पहले तो कहा कि साहब ऐसा है, शुरू में कहना शुरू किया कि साहब हम 200 तक पहुँच रहे हैं। फिर उसके बाद जो है जब मुझसे पूछा गया राहुल से,
तो राहुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, एक बार बताया कि भारतीय जनता पार्टी 140 आ रही है, फिर बताया 150 आ रही है। अब जो है वो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल कम आ रही है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि साहब 149 से 143 सीट ही आएगी। कह रहे हैं जो 400 कह रहे हैं, तो 400 पार का मतलब है कि 143 तो 100 तक में सिमटा दिए हैं, वो 100 तक सिमटा दिए। लालू यादव और कम से कम केजरीवाल 230 तो अब अखिलेश तो कह रहे हैं कि साहब 1.40 करोड़ आबादी है, तो उनको 140 सीट मिलेगी। तो अब ये आंकलन है इनका, किस उद्देश्य से कहते हैं, ये मेरा अपने एक पत्रकार की हैसियत से कहना है कि इस तरीके की राजनीतियों को बात नहीं करना चाहिए। अब अगर आप कह रहे हैं तो लाइए 80 सीट, आप कह रहे हैं तो 79 सीट लाइए, आम जनता को मुगालते मत रखिए। मैंने कहने का अर्थ ये रजा साहब की दावेदारी दोनों तरफ से बराबरी चल रही है। हाँ, तो आप इस तरह क्यों करते हैं? आम जनता को जनता क्या मैंडेट दे रही है, वो बिल्कुल साइलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी कई लोगों से बात करने की कोशिश की, वो कैमरे पर तो कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, और जब बाद में उनसे फोन पे बात करो तो बोलते हैं कि नहीं साहब वस्तु स्थिति नहीं, अच्छा नहीं है। मतलब क्या आप आम जनता को क्या समझते हैं? वो समझदार नहीं है क्या? वो शाम के चौपाल में बैठ के उगड़ भाग करते हैं कि नहीं करते? जनता है, हाँ, जाहिर सी बात है, उसको सब पता है। वो चौपाल पे बैठने वाली जनता, मैं आपको संजय राजन जो बताऊं, वो राजनीतिक लोगों से ज्यादा काबिल है। वो जो रिजल्ट निकाल के रखता है चौपाल के शाम में बैठने वाला आदमी कि हमारे लोकसभा से कौन जीतेगा, वही रिजल्ट निकलता है। क्योंकि वो दिन भर आता है कचहरी में, लोग इनसे बात करता है, उनसे बात करता है, ये वकील से बात करता है, ये इधर बात किया, सब्जी लिया, वहां बात किया, उसका जब गांव पहुंचता है तो निचोड़ के बता देता है कौन जीतेगा। ये राजनीतिक लोग जो पूरे देश में टहल भी रहे हैं, ये सही आंकड़ा लगा के बताएं। अब जिसने कहा है अगर 400 से ऊपर, तो 400 से ऊपर आनी चाहिए। जिसने कहा है उत्तर प्रदेश में 79 सीट, तो वो आनी चाहिए। जो कह रहा है कि हम 300 से ऊपर जा रहे हैं, तो उनकी सीट आनी चाहिए। ये हम लोगों को, आम जनता को मुगालते में क्यों रख रहे हैं भाई? ये कहते कि हम सरकार हम बनाएंगे। एक चीज पे और विश्लेषण चाहेंगे, फिर हम मोहित के पास चलेंगे, कांग्रेस नेता, कि कई लोगों से जो बातचीत होती है तो उसमें एक मिली जुली प्रतिक्रिया होती है। बेरोजगारी और महंगाई कहीं ना कहीं मुद्दा तो है इस बार, क्योंकि मैं तमाम सोशल मीडिया से लेके अलग अलग जो लोगों से बातचीत लोगों का सुनता हूँ, तमाम खबरिया चैनलों का, तो उसमें लोग ये मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई एक समस्या तो है, लेकिन मोदी जी राम मंदिर बनाए हैं तो सब कुछ ठीक है। देखिए, ऐसा है कि बेरोजगारी और महंगाई, देखिए महंगाई तो आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई है, क्योंकि महंगाई का खाली देश से ही निर्णय नहीं होता। महंगाई का पूरी दुनिया के हिसाब से महंगाई तय होती है। अब मान लीजिए पेट्रोल है, डीजल है, उसका दाम बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं जो है वो यूक्रेन और वो कंट्री लड़ रही है, तो उसका असर होता है। तो महंगाई पर तो नहीं, लेकिन बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। और बेरोजगारी पर ध्यान देने के लिए आप देखिए कि जो इन्होंने पटरी दुकानदार रेहड़ी वालों को किया है, आप आज देखिए कि आप निकल जाइए, मैं तो गोमती नगर में रहता हूँ, वहां से अगर पत्रकारपुरम तक जाते हैं तो दोनों तरफ जो ठेले लगे हुए हैं, मोमोज के ठेले लगे हुए हैं, पकोड़े के ठेले लगे हुए हैं, मुरादाबाद बिरयानी के ठेले लगे हुए हैं। यानी रोजी रोजगार के लिए मैं तो देखता था कि पहले ठेले पुलिस वाले हटवाते थे, चलो हटाओ यहाँ से ठेला हटाओ, ट्रैफिक जाम हो रहा हटाओ, लेकिन अब ठेले वहां लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो रोजी रोजगार में लोग लगे हुए हैं। ठीक है प्रशांत जी, भाई महंगाई और बेरोजगारी को आप बहुत बड़ा चुनौती मान रहे हैं कि नहीं? जो मैंने रजा साहब से पूछा वही सवाल आपको टॉस कर रहा हूँ। देखिए, मैं बता दूं कि महंगाई और बेरोजगारी बात अगर आप देखते हैं तो उसका कहीं भी आपको पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखा होगा। उसका कारण ये है क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही अपने न्यूनतम स्तर पर है आज इस समय पर। अगर आप यूपीए सरकार से तुलना करें या एनडीए सरकार की गवर्नमेंट की तुलना करें, मैं पहले भी कई बार इसको रिपीट कर चुका हूँ, आज भी कर रहा हूँ कि 2013 में महंगाई दर थी 11%, आज है 5%। बेरोजगारी दर 2013 में न्यूनतम जो उनकी थी वो 5% थी, आज 3% है। दूसरी चीज, ये बोलते हैं रोजगार कहाँ मिले, मैं कह रहा हूँ ईपीएफओ का आंकड़ा उठा लें आप, 2004 से 2014 के बीच का 8 करोड़ रोजगार जनरेट हुए थे, और 2014 से 2024 का आंकड़ा उठा ले आप, 19 करोड़ 20 लाख रोजगार जनरेट हुए। वो रोजगार नहीं है क्या? ये आंकड़े झूठे हैं क्या? अगर झूठे हैं तो आप इसको चैलेंज करिए। क्यों नहीं विपक्ष ने आज तक इसको चैलेंज किया कि नहीं सरकार के आंकड़े जो है वो झूठे हैं? लेकिन केवल हवाई बातें करने से, और मुझे आप बताइए कि एक कोई बड़ा आंदोलन पूरे देश में बेरोजगारी को लेकर हुआ क्या इन 10 सालों में? विपक्ष ने किया?
आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए, महंगाई को लेकर कोई बड़ा आंदोलन विपक्ष ने किया नहीं किया, क्योंकि उसको जन समर्थन नहीं मिल सकता था, नहीं मिला। उन्होंने कोशिश इसीलिए नहीं की, उनको मालूम था कि जनता की नब्ज में कि ये मुद्दे हैं नहीं। ठीक है, कोई भी आंदोलन और भाई जवाब दे दीजिए, महंगाई और बेरोजगारी चुनावी माहौल में ही क्यों? इसके पहले आप लोगों ने कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? प्रशांत जी का सीधा सवाल है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ कि अभी जो रजा साहब हमारे दावों की बात कर रहे थे कि मैं दावे याद दिला देता हूँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का नारा था 272 प्लस, हम 272 प्लस आए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का नारा था 300 प्लस। मोहित जरा उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ, फिर आते हैं। हम 303 लाए। 2024 जो 24 का हमारा नारा है वो भी पूरा होगा। संवैधानिक दोहन करके उन्होंने 2012 में अखिलेश यादव की सरकार के बाद 2014 में इलेक्शन हुआ, उनका क्या नारा था? मोहित 2 मिनट रुक जाइए जरा, प्रशांत जी कंप्लीट कर लेना, फिर आ रहे हैं। ये जरा ये वो भी बता दें। ठीक है, मोहित जवाब दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ पिछले 10 वर्षों में 5 वर्षों में किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पुलिसिया तंत्र लगा करके, चाहे किसानों के आंदोलन हो, चाहे युवाओं के आंदोलन हो, पेपर लीक के लिए हो, अपनी नौकरी मांगने के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, जब उनके साथ उत्पीड़न लगातार उन्हीं के सांसदों और विधायकों ने किया, उसको लेकर के वो हर आवाज दबाई है। और आज भी उनको लग रहा है कि जिस तरीके से आवाज बंद करके वोट डालने वाला वोटर उनके साथ जाकर के वोट डालेगा, तो ये मुगालता पाले रहे। 4 जून को उनका मुगालता तुरंत दूर हो जाएगा। अगर उनको 35 साल की सबसे बड़ी महंगाई नहीं दिख रही है, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी नहीं दिख रही है, 1100 रुपए का सिलेंडर नहीं दिख रहा है, 100 रुपए से पार पेट्रोल डीजल नहीं दिख रहा है, 200 रुपए की दालें और 200 रुपए के तेल, मिट्टी का कड़वे तेल नहीं दिख रहे, तो आज कहीं ना कहीं वो मुगालते में है। किसी मुगालते का जवाब देने के लिए जनता साइलेंट होकर के वोट देने जा रही। आज बता रहे हैं कि जनता के पास विपक्ष अपनी बात नहीं रख पाया। अरे जनता के पास जिस तरीके से आपकी कुशासन में अपनी बातें रखी हैं, आपके कुशासन की नीतियों से जिस तरीके से जनता पीड़ित रही है, उसको बात रखने की कोई जरूरत नहीं है। आज जनता को ये बात समझ में आ रही है कि गृह लक्ष्मी स्कीम से कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए उस महिला को देगी जिसको आपकी कुशासन की नीतियों ने आर्थिक रूप से बिल्कुल बेकार कर दिया है। उस युवा को अप्रेंटिसशिप के साथ 1 लाख रुपए मिलेगा ताकि वो अपना जीवन बना सके, पहली रोजगार की गारंटी मिलेगी। उस किसान को जिसको आय दुगने के नाम पर आप आए थे उसको MSP मिलेगा, उसको उसकी आय दुगनी होगी। संकल्प पत्रों को मोहित जी हमने जमीन पर उतारते और सिर्फ वादों में देखा है। नहीं मेरी बात है, ये जनता सुन रही है, मान रही है, जान रही है और जाकर के इंडिया गठबंधन के फेवर में जाकर के वोट कर रही है। अगर ये धरातल पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महंगाई के बारे में चाहे हम आप चाहे जितनी बात करें, आम जनता चाहे जितनी बात करें, लेकिन देखिए ऐसा है कि अगर सुविधाएं आपको लेना है तो जाहिर सी बात है महंगाई कुछ न कुछ होगी। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने कहीं ये नहीं कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम करेंगे। आप बताइए कहीं किसी ने स्पीच दिया? मोहित जी कहीं की स्पीच नहीं। मोहित जी, राजा साहब ने एक गंभीर मुद्दा उठाया, आप तीनों के लिए है वो। किसी ने भी सियासी मंच से ये नहीं बोला है कि 100 दिन में हम महंगाई कम करके दिखाएंगे। किसी ने नहीं कहा। इसके मतलब कोई राजनीतिक दल महंगाई नहीं मानता, क्योंकि अगर सुविधाएं आपको बढ़ानी है, अगर सुविधा देना है तो महंगा चीज रहेगा ही। तो राजा साहब सुन लीजिए, अभी आप बोल रहे थे कि 79 सीट बोले तो 79 जीत करके दिखाएं, अगर फला चीज बोले तो अरे कोई अगर अपना मैनिफेस्टो लेकर के आ रहा है, एक रोड मैप तैयार कर रहा है, अगर आदमी जो सार्थक रूप से सामाजिक न्याय की बात कर रहा है तो सामाजिक न्याय के जो लोग हैं जो उनसे लाभान्वित होंगे वो क्यों ना जुड़ेंगे जाकर के? क्यों नहीं 79 पर सीटों पर आज दिख रहा है ना कंपटीशन। हम तो चाहते हैं नहीं आप एक सीट बता दीजिए मुझे, आज एक सीट बता दीजिए राजा साहब हो या भारतीय जनता पार्टी कोई व्यवस्था हो, मुझे एक सीट बता दे। वो जावेद साहब मोहित जी, राजा साहब का सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं था, प्रशांत के लिए भी था जो बीजेपी प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि जो दावेदारी हो रही है वो सब लोग करके दिखा दे तो मान जाएंगे। चलिए बात को लेकर के आरपी राजन, अगर आज की तारीख में नोटबंदी से
जिस तरीके से महिलाओं का संचित धन निकाला गया, खाते तो खुलवाए गए लेकिन खातों में जमा धन किस तरीके से, चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, दिया गया, तो ठीक है। कहीं ना कहीं आज महिलाओं को अरे नोटबंदी की बात सुन ठीक है, ठीक है मोहित जी, एक रोडमैप लेकर चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वीकारता करी जाएगी और क्या रोडमैप का नतीजा होगा। ठीक है, आपके सहयोगी जरा आरपी राजन को ले लें, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। आरपी राजन भाई, पूर्वांचल का जब हम जिक्र करते थे तो गोरखपुर में दिमागी बुखार एक बड़ा मुद्दा होता था, बाहुबलियों का प्रकोप किसी से छुपा नहीं है, रजा साहब भी जानते होंगे, 16-16 सांसद बाहुबलियों के हुआ करते थे। आज कम से कम ठंडे बस्ते में है ना, इक्के दुक्के अगर बाहुबलियों की बात कर लें तो कहीं चुनाव में जिक्र हो रहा है, वरना वो भी गए दिन की बात हो गए। दिमागी बुखार से तो संभवतः रजा साहब हमें लगता है कि बहुत दिनों से हमने कोई सुना ही नहीं है कि कोई विभत्स मौत हुआ हो। तो ये सब भी तो कहीं ना कहीं बीजेपी यानी प्रशांत जी जो प्रवक्ता है बीजेपी, उनके खाते में जारी है ना, जनता ये सब भी तो देख रही है ना आपके दावों की तरह। अभी बारिश का मौसम आने दीजिए। नहीं, हाँ राजन से सवाल है। निश्चित तौर पर पूर्वांचल की जो स्थिति थी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति थी, उसको भी लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के दाखिले के जो एडमिशन पेपर भी खींचे गए, हटाए गए, आंकड़े किस तरह से छिपाए गए थे। सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जब हम चर्चा करते हैं तो हम इससे कहीं अछूते नहीं है संजय जी की उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी सदन में ये बात स्वीकार करते हैं। पहले कहते हैं कि 68 मेडिकल कॉलेज हमने चालू कर दिए, उसके बाद पूछा जाता कितने जो है ट्रामा सेंटर है, 36 बताया, 36 का आंकड़ा सदन में, वो रिकॉर्डिंग में है, ये सब में मिल जाएगा कि जो है 36 ट्रामा सेंटर संचालित है। लेकिन जब पूछा गया तो जवाब में आया कि मात्र सिर्फ 3 उत्तर प्रदेश में ट्रामा सेंटर चालू है। ये लिखा पढ़ी की जवाब में है मात्र 3 ट्रामा सेंटर। और जो मेडिकल कॉलेजों का जो स्ट्रक्चर खड़ा दिखाया गया संजय जी, जो जिला अस्पताल थे, जो सिविल हॉस्पिटल थे जनपदों में, उनमें मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा दिया गया और उनको मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। उसी जिला चिकित्सालय में जो यूएससी 100 रुपए में होता था वो 500 में होने लगा, और जो सिटी स्कैन 500 रुपए में होता था वो 35 से 3600 में 4000 में होने लगा मेडिकल कॉलेज के नाम पर। तो जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में लूट करने का काम, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्थाएं न करके लूटने का काम हुआ। एक यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया की फीस जो है 1 रुपए का पर्चा हुआ था, इसी सरकार में माननीय बाबा जी ने क्या किया, 100 रुपया का पर्चा कर दिया, जहाँ से 2 गुने 3 गुने बढ़ाने का काम कर दिया। शिक्षा में क्या हुआ, शिक्षा की स्थिति देखी जाए तो शिक्षा में पॉलिटेक्निक कॉलेजों को उन्होंने निजी कर दिया। 32 से 33 पॉलिटेक्निक कॉलेज निजी किए गए हैं। उनकी जो 10,000 रुपए फीस हुआ करती थी, उनको सेमेस्टर में करके उनकी 1 लाख रुपए फीस हो गई उनकी। तो जिस तरह से लूटने का काम हुआ, सुधार कोई नहीं हुआ, व्यवस्थाएं वही जिला अस्पताल की है, तो फैकल्टी आपने कुछ दिया नहीं, केवल और केवल पैसे लूटने का काम, जनता के ऊपर भार बढ़ाने का काम आपने किया। समाजवादी सरकार ने, नेताजी ने, अखिलेश जी ने जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था में हमने काम किया था, लोग रोड पर एक्सीडेंट हो जाता था, दम तोड़ देते थे, कोई अस्पताल पहुंचाने वाला नहीं होता था। एक तो आज समाजवादी ने चला करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रोड को जो है उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य में खुशहाली के रास्ते पे ले गए। घटनाओं के लिए तत्काल 112 नंबर एम्बुलेंस चलाने का काम हुआ, स्वास्थ्य के किस तरह से चिकित्सा माफ करने का काम हुआ, केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा माफ करने का काम हुआ। ये सब मुद्दे में क्या थी। अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जो है महोदय ने बात कही, आदरणीय रजा साहब ने, कि ठेले लग रहे हैं, ठेलों से विकास तो हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, विकास तो होना चाहिए, छोटा वर्ग विकास करे, लेकिन नाली के पकौड़े से गैस बना करके विकास करने को, ठेले को अगर विकास, ठेला लगा करके विकास करने को रोजगार माना जा रहा, तो ये मेरा मानक नहीं हो सकता है, समाजवादियों का मानक तो नहीं है रोजगार का। हम तो मानते हैं कि रोजगार दिया जाए, उद्योग कारखाने लगे, नौकरियां सृजित हों, जो पद खाली हैं उनको सृजन, उनमें सृजन किया जाए, हमने किया था, करेंगे। और एक संजय जी सबसे कर लूंगा, इंडिया गठबंधन ने एक डेडलाइन दे दी है, तो डेडलाइन के तहत हम जो खाली पद पड़े सबसे पहले उनको सदन करके नई नियुक्तियां दे प्रशांत जी से जवाब ले लें देने का काम करेंगे, क्योंकि वक्त कम है। प्रशांत जी जवाब दे दीजिए, फिर आखिरी चरण में सबका कंक्लूडिंग लेंगे बयान। मैं जो कांग्रेस के वादे हैं उन पर वो बड़ा दावा कर रहे थे, मैं उनको बता दूं कि राजस्थान में इनकी सरकार बनी थी तो इन्होंने कर्ज माफी की बात किया था, वो नहीं किया। तेलंगाना में इन्होंने कर्ज माफी की बात किया था, उन्होंने नहीं किया।
हिमाचल में इन्होंने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख रोजगार देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। अरे साहब, आपने जो कहा 2014 में सब हो गया ना, वहाँ के मुख्यमंत्री जी है कि ये यहाँ संभव नहीं है। पता नहीं कुछ और भी मैं उठा के आपको याद दिला दूं, 2004 अभी तेलंगाना में सब चीजों का कर्नाटक में इसमें लागू है, तेलंगाना में ये हो रहा है इन्होंने उसमें। और आप 18,000 गाँवों में बिजली नहीं पहुंची थी। कोटा जैसे कानून को इन्होंने खत्म किया था। समाजवादी पार्टी की भाई साहब हमारे भाषण दे रहे थे कि स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे। 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे और ये बता रहे हैं कि केवल बोर्ड लगा देने से मेडिकल कॉलेज बना दिया। प्राइमरी स्कूल में आप डिग्री कॉलेज का बोर्ड लगा देंगे तो वो डिग्री कॉलेज हो जाएगा? कोई मानक होता है क्या? हवाई बातें कर रहे हैं आप टीवी पर, तो कम से कम घंटे से बात क्या करिए। अरे आदरणीय प्रधान जी, बड़ी गंभीर बात है। सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 3 ट्रामा सेंटर चल रहे हैं। आप कार्रवाई ये विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा है, ये मुझको भी जानकारी है, रजा साहब को भी जानकारी है। बहरहाल वक्त कम है, 30 सेकंड में रजा साहब, क्योंकि अब कल प्रचार थम जाएगा। 1 जून को मतदान और आम सभा चुनाव की समाप्ति, मतदान की समाप्ति। हालांकि 4 जून को जब परिणाम आएगा उसके बाद कहा जाएगा कि चुनाव संपन्न हो गया। क्या नजर आ रहा है सब आपको? देखिए, ऐसा है कि ये 2024 का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस बात का है कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं, मेरा अपना मानना है पर्सनल, वो वोटर को पढ़ ही नहीं पाए जी कि वोटर जा कहाँ रहा है। वो समझ रहे हैं कि हमें वोटर जो है वोट दे रहा है, दूसरी पार्टी वाले समझ रहे हैं कि हमें वोटर वोट दे रहा है। कहीं कहते हैं कि जो है कम वोट गिरने की वजह से हमारी जीत हो रही है, कहीं कहा जा रहा है कम वोट गिरने की वजह से फलाना हार रहा है। तो ये जो है सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा आपके चुनाव में है कि विभिन्न पार्टियां ये समझ नहीं पाई है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है मोहित जी, 30 सेकंड में अपनी बात। ठीक है संजय भैया, बिल्कुल आकलन के साथ मैं बता सकता हूँ। आखिरी चरण के चुनाव के साथ इस चुनाव को 2024 का खत्म होगा। कल आखिरी दिन है प्रचार का। कल शायद कल के बाद नरेंद्र मोदी किसी चुनाव में प्रचार करते हुए नहीं दिखेंगे। नरेंद्र मोदी जी का कुशासन रहा है, उसके खिलाफ लोग लगातार वोट किया है। ना नरेंद्र मोदी की षड्यंत्र चलेगा, ना उनकी बातें दोबारा सुनने को मिलेंगी, ना विभाजनकारी बातें सुनने को मिलेंगी, ना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बातें देश को सुनने को मिलेंगी। देश को 4 जून को, 1 जून के चुनाव के चरण के बाद 4 जून को एक सिद्धांतवादी शासक देश के लिए राजनीति करने वाले लोग गद्दी पर बैठेंगे और नरेंद्र मोदी की योग्यता किसी तरीके से खत्म होगी। आरपी राजन। आदरणीय संजय जी, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी की जो सतही भाषा है, इतनी अस्तरहीन भाषा है, कभी मंगलसूत्र, आप अपने लिए दावा कर लीजिए, अभी आरोप मत लगाइए। 30 सेकंड में आप बताइए। ये भाषा बता रही है ये हार की हताशा है। जिस शब्द का हम लोग अपने घर परिवार में बड़ों के सामने इस्तेमाल नहीं करते, मुजरा जैसा शब्द देश का प्रधानमंत्री इस्तेमाल करे, तो ये उनकी हार की हताशा है। ये हार चुके हैं। इन्होंने किसी मुद्दे पर बात नहीं की, ना महंगाई पे, ना बेरोजगारी पर। समाजवादी पार्टी इंडिया 4 तारीख को सरकार बनाने जा रही है और जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हार रही है। 30 सेकंड में अपनी बात। देखिए, इनके दोनों जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, अखिलेश यादव, वो कल के बाद विदेश यात्रा पे निकल जाएंगे, घूमने फिरने निकल जाएंगे। और आदरणीय राहुल जी तो हर बार बैंकॉक चले ही जाते हैं विपස්සना करने के लिए। ये दोनों नेता कल के चुनाव प्रचार बंद होने के बाद दिखने वाले नहीं है। और जनता का आकलन वो लोग नहीं कर पाते हैं जो केवल चुनाव के दौरान एसी से निकलते चुनाव के दौरान जनता के बीच में आते हैं। हम 10 साल से, जब से हमारी सरकार है, माननीय हमारा हर एक नेता, हमारा हर एक कार्यकर्ता जनता के बीच में लगातार योजनाओं को लेकर जाता रहता है। इसलिए हमें पता है कि जनता का मन क्या है, जनता का रुझान क्या है। वो परिणाम आपको 4 तारीख को दिखेगा। ठीक है, वक्त यहीं तक इजाज़त देता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए सारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है, जनता जनार्दन है। वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी साहब ने साफ किया कि इस बार कोई भी सियासी दल ये नहीं पढ़ पा रहा है कि जनता का मिजाज इस चुनाव को लेकर के क्या है, कौन किसकी ओर जा रहा है। लेकिन फिलहाल सियासी मंचों से दावों का बाजार तो गर्म है ही। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एनडीए कह रही है 400 पार, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 4 जून को बहुत बड़ा बदलाव होगा और देश में अच्छे दिन आएंगे। चलिए, चर्चा का दौर यूं ही जारी रहेगा। 1 तारीख को मतदान है और 4 को परिणाम भी सबके सामने होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की टटोलेंगे नब्ज। अस्पतालों से जुड़ी हर खबर का विश्लेषण होगा। किसकी लापरवाही, किसकी ढिलाई, सबसे होगा जवाब तलब। देखिए प्राइम पब्लिक सरकार में यूपी का मेडिकल चेकअप सिर्फ प्राइम टीवी पर।